नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं पिंक सिटी। बुलेटिन में आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात प्रदेश भर में हो रही मासूमों की मौत को लेकर हरकत में आए चिकित्सा विभाग की, जिसे लेकर आज चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों और डॉक्टर्स की अहम बैठक ली। इसके बाद बात होगी किसानों के अनूठे प्रदर्शन की, जिन्होंने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही बताएंगे कैसे एक ठगों का गिरोह लोगों को अपना शिकार बनाता था। सबसे पहले बात मासूमों की मौत पर हुई अब सरकार की गंभीरता की। हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक अब मासूमों की मौत को लेकर गंभीर हो गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जोधपुर हाईकोर्ट ने नवजात बच्चों की मौत पर गंभीरता दिखाते हुए सभी जिलों से नवजात की मौत के कारण की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जिला अस्पतालों को कंप्यूटराइज्ड किया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों को बुलाकर अस्पतालों के पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मांगा है। रघु शर्मा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी सेमिनार हॉल में चिकित्सा मंत्री ने बैठक की, मासूमों की मौत पर मंथन किया। अस्पतालों में स्टाफ की संख्या और कमी को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अधिकारियों के साथ आज 3 तस्वीरें आपको हमने करीब 3 घंटे, पौने 3 घंटे तक राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे चाक-चौबंद रखा जाए, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, कुछ उनसे फीडबैक लिया, कुछ हमने डिसीजंस लिए। वैसे तो ये मीटिंगें नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन क्योंकि मौसमी बीमारियां भी हमारे लिए एक चुनौती की बात है और अब इस सर्दी के मौसम में जैसा पिछली साल स्वाइन फ्लू का कहर रहा, तो हम एडवांस मैनेजमेंट कैसे हमारा मजबूत हो ताकि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, उसके बारे में भी आज विस्तार से चर्चा की। किस तरह से हम हमारी जांच की सुविधाएं और जांच की सुविधा के जो केंद्र हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं। राजस्थान के अंदर जितनी लेबोरेटरीज हैं उन लेबोरेटरीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है पूरी आज, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। राजधानी जयपुर में अधिग्रहण के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसानों ने जमीन के अंदर जिंदा समाधि लेकर अपना प्रदर्शन किया। अधिग्रहण पर आंदोलन। जमीन समाधि सत्याग्रह। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, तभी इन किसानों ने जेडीए के खिलाफ जंगे जमीन का ऐलान कर दिया है और जयपुर का नींदड़ एक बार फिर जेडीए मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। जमीन से अन्न उगाने वाले अन्नदाता उसके अधिग्रहण के खिलाफ उसी के अंदर गड़ने लगे हैं, जिसकी शुरुआत युवा किसान संघर्ष समिति के डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत ने समाधि लेकर की। किसानों के हितों की रक्षा करने वाले हैं। तो जब देश में नया कानून आ चुका है भूमि अधिग्रहण का, तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि आप नए भूमि अधिग्रहण कानून के से आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम जमीन जो भी उसकी प्रक्रिया होगी उसका पूरा पालन करेंगे, लेकिन हम पुराने भूमि अधिग्रहण कानून जो कि एक काला कानून है, किसानों के शोषण का कानून है, उस कानून के तहत 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे। किसानों का आरोप है
कि नींदड़ की 1350 बीघा जमीन पर जेडीए कॉलोनी बनाना चाहता है। ऐसे में जेडीए ने 2010 में जारी की अधिग्रहण की अधिसूचना का किसानों ने विरोध किया। मई 2013 में जमीन के लिए राशि जारी कर दी। किसानों ने न जमीन सरेंडर की और न मुआवजा लिया। 2017 में फिर जेडीए की कब्जा कार्रवाई का विरोध हुआ। 2017 में किसानों और जेडीए के बीच समझौता हुआ। जेडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप है। अधिग्रहण से करीब 10,000 लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा किसानों का कहना है कि अब फिर से जेडीए बिना बातचीत किए अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर रहा है। आगे की हमारी तैयारी है, जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे से वार्ता नहीं करेगी, हमारे को हमारा हक नहीं देगी, जब तक यहाँ मर जाएंगे, लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। और जब तक सरकार नए कानून से हमारे से बात नहीं करेगी, हमने ये निर्णय किया है, अब शहीद हो जाएंगे जमीन में, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग ये है कि या तो हमें स्थायी कर दिया जाए या फिर हमें कहीं ना कहीं हमें, यानी कहते हैं ना कि घर के बदले घर, सरकार कभी छत नहीं लेती, तो हम गरीबों का यही आश्वासन है कि हमसे हमारी छत नहीं छीनी जाए। 2010 में की गई थी, तकरीबन 10 साल पहले, और इसमें अवार्ड 2013 में जारी किया गया है। और कुछ काश्तकार इस अवाप्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जिसमें अंतिम निर्णय नवंबर 2018 में आ चुका है और स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अवाप्ति बिल्कुल सही थी और हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो किसानों की जो भी समस्या है हम उनको लगातार सुन रहे हैं, एड्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन किसान भी ठान चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये सत्याग्रह जारी रहेगा और हर रोज जमीन समाधि लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू और जामिया मिलिया के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगी है। यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर नारेबाजी की और कहा कि देश के विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए संघर्ष की मुहिम में ये उनका समर्थन है। आरयू गेट पर जेएनयू के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय बचाओ का आह्वान करते हुए नारे लगाए। इधर करूं आपसे। वहीं आरयू के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भी ये मुद्दा उठा। छात्र संघ उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई विशिष्ट अतिथि यहां आए हुए थे। जेएनयू मारपीट की घटना पर डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश के कई मंत्रियों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने संबोधन में जेएनयू हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट और बाकी मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पायलट ने युवाओं को नसीहत देते हुए कहा कि वैचारिक भिन्नता हो, लेकिन राजनीति में दुश्मनी और क्रोध और हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं है। पायलट युवाओं को राजनीति में बढ़ावा देने की बात भी कहते दिखे। समारोह में बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ देखने को मिली। जेएनयू के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को लगापोश लोगों के द्वारा पुलिस मूर्खदर्शक बनी हुई है और इस तरह पिटवाया जा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि ये न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें कोई भी दोषी हो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने आजादी के बाद, अपनी स्थापना के बाद से आज तक समय समय पर राजस्थान की सरकार में, राजस्थान की विधानसभा में और हिंदुस्तान की लोकसभा में नेतृत्व देने का काम किया है। अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है और ये स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए।
लेकिन अलग सोच होना, अलग विचारधारा होना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम और आप दुश्मन बन गए। क्रोध और टकराव और दुश्मनी की जगह ना तो राजनीति में है, ना समाज के अंदर है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं हर उस व्यक्ति की, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी सोच का हो, जिसने हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली के जेएनयू परिसर में छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में वर्दीधारी पुलिस बल की मौजूदगी शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा के खिलाफ है। जेएनयू परिसर में हुए घटनाक्रम के लिए सचिन पायलट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि जेएनयू प्रशासन की गंभीर लापरवाही के कारण ही विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब हुआ है। लगातार वर्दी धारक पुलिस और सरकार का जो बल प्रयोग है वो लगातार कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी देश और समाज के लिए शैक्षिक संस्थाओं के अंदर जब वर्दीधारी पुलिस वाले हों तो ये अच्छा संकेत नहीं है, और हिंसा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। देश की राजधानी में इस प्रकार का बल प्रयोग हो रहा है, लोग मुंह पे कपड़ा बांधकर प्रहार कर रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं, अस्पताल में बच्चे भर्ती हो रहे हैं, और इसमें भी पक्ष की बात हो रही है। इस हिंसा की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और जिन जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है उन्हें तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। राजधानी की शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक कार से 57 लाख रुपए की बड़ी राशि जब्त की है। दरअसल शिवदासपुरा थाना पुलिस ने टोल के पास चेकिंग के दौरान कार से ये पैसे बरामद किए। मामले में कार सवार 3 लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को चांदी बेचने के बाद ये पैसा आना बताया है, लेकिन आरोपी पुलिस को चांदी बेचने से जुड़ा कोई कागजात नहीं दिखा पाए हैं। शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे टोल आता है। टोल पे रात्रि के समय चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की अल्टो गाड़ी के अंदर 3 लोग सवार थे। उनकी चेकिंग की तो उस गाड़ी में 57 लाख रुपए नगद मिला। रुपए को सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त किया गया है, और उस रुपए का जब सोर्स पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब हमने चांदी को बेच करके ये रुपए लाए, परंतु उनके पास चांदी बेचने या उस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखित में सूचित कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने वाहनों की फर्जी एनओसी बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गणेश जाट नाम के एक व्यक्ति को फर्जी लाइसेंस, एनओसी, स्टाम्प, मुहर के साथ गिरफ्तार किया है, और गणेश की निशानदेही पर 8 से 10 छोटी बड़ी कारों को भी जब्त किया है। गौर से देख लीजिए, इस शख्स को दिखने में जितना सरल दिख रहा है उतना ही शातिर है। इसके कारनामे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी पूरी कुंडली आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस शातिर से आपकी पहचान करा दें। नाम गणेश जाट, काम फर्जीवाड़ा, फर्जी एनओसी के जरिए हेराफेरी। जी हां, एक ऐसा गैंग पुलिस की पकड़ में आया है जो अब तक न जाने कितनी ही टैक्सी नंबर कारों को फर्जीवाड़ा कर प्राइवेट नंबर की कार बना चुका है, और मोटी रकम लेकर उसे प्रदेश और उसके बाहर ठिकाने लगा चुका है। जो वाहन कहीं से फाइनेंस पर है तो उस फाइनेंस कंपनी का एक फर्जी एनओसी बनाया गया। फर्जी एनओसी बना के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पेश किया गया, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो हाइपोथिकेशन होता है वो समाप्त करवाकर उस वाहन को
इकरारनामे से खरीदा गया। वाहन खरीदने के पश्चात टैक्सी नंबर की गाड़ी को प्राइवेट नंबर गाड़ी में चेंज किया गया और उसको आइदर इंटर स्टेट और स्टेट में कहीं दूर बेच दिया गया। इस तरह गैंग काम कर रही थी। शायद ये गैंग यूं ही अपना काला कारोबार चलाता रहता अगर इसकी भनक पुलिस को न लगती। ये सूचना हमारे रतनदीप जो हेड कांस्टेबल है उनको मिली, उसको डेवलप किया गया। जो फाइनेंस कंपनी उससे संपर्क किया गया, उससे रिकॉर्ड लिया गया तो पता लगा कि उन्होंने कोई एनओसी जारी नहीं की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने उस एनओसी, फर्जी एनओसी के आधार पर हाइपोथिकेशन कैंसिल कर दिया और बाद में टैक्सी नंबर में ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह के एक जो गैंग थी इसका उन्होंने पता किया, पर्दाफाश किया। पुलिस इस बात की जांच में भी जुटी है कि आखिर इस गैंग का मददगार कौन कौन है। और इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था गणेश राम को अरेस्ट कर लिया है और 8 वाहन बरामद कर लिए हैं। अभी वर्तमान में अभियुक्त तीसरी रिमांड पर चल रहा है, अनुसंधान जारी है। उसमें हम पता कर रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी ने क्यों नहीं इसमें ध्यान दिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किस तरह से बिना जानकारी के, बिना जांच के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, और इतने ऐसे कितने व्हीकल्स हो रहे हैं। पुलिस को इस गैंग का एक मोहरा हाथ लगा है। अब इंतजार है जांच रिपोर्ट की आगे बढ़ने की, ताकि इस खेल के असली खिलाड़ी भी पुलिस की पकड़ में आ सकें। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गहलोत सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को नए साल का एक बड़ा तोहफा दिया है। गहलोत सरकार ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों के अवकाश भुगतान का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद जलदाय विभाग के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि 2007 के बाद से जलदाय विभाग के कर्मचारी अवकाशों का लाभ देने समेत अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में गहलोत सरकार का एक कदम बेहद सराहनीय माना जा रहा है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ पर्यावरण को लेकर कॉन्फ्रेंस की और इसमें विशेष बातचीत, पर्यावरण को लेकर विशेष मंथन किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गुप्ता ने कलेक्टरों को एनजीटी के आदेशों के पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम और प्लास्टिक के इस्तेमाल से हो रहे पर्यावरण के नुकसान पर विस्तार से मंथन किया गया और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। गुलाबी नगरी में 10 जनवरी को मिसेज राजस्थान का ग्रैंड फिनाले आयोजित होने जा रहा है। फिनाले से पहले फोटोजेनिक राउंड आयोजित हुआ, जिसमें प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट प्रतिभागियों ने फोटो शूट करवाया। इसके साथ ही फिनाले का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। फिनाले में प्रतिभागी रैंप पर अपना जलवा बिखेरेंगी। वहीं विजेता प्रतिभागी को मिसेज राजस्थान 2020 के खिताब से नवाजा जाएगा। मिसेज राजस्थान 2020 थर्ड एडिशन है ये, और मिसेज राजस्थान की जितने भी कंटेस्टेंट हैं इस इवेंट को जो है वो नेशनल कैंप की तरह लेती हैं, और उसी तरीके से हम लोग ग्रूमिंग और ट्रेनिंग और सेशंस करवाते हैं। प्रीवियस जो विनर्स हैं वो मिसेज इंडिया भी रह चुकी हैं, यूनिवर्स भी हमारे पास है और दीवा भी हमारे पास है, जितने भी बड़े मिसेज। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की ओर से 21वें राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। समापन समारोह था ये। समापन समारोह में जेके के महानिदेशक किरण सोनी समेत ललित कला अकादमी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कलाकार मौजूद रहे। समापन पर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भी किया गया।
नहीं, सरकार ने कमेटी तो क्या बनाई है कि मैंने सुना कि मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं था जब सरकार के वासिंदे यहाँ आए थे और उन्होंने पूरा विजिट किया है। और जो यहाँ पे ललित कला एकेडमी के जो सचिव साहब है विनय शर्मा जी भी साथ में थे और 2 मैडम जो है कला संस्कृति विभाग से आई थी, उन्होंने चयन करके कलाकार दिया और अपने हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया और उसी अकॉर्डिंग उन्होंने पेमेंट तय की। हाँ, ये लोग आए थे विजिट करने, मेरे पेंटिंग का रेट भी पूछा था, मैंने बताया इनको सेट नहीं हुआ या जैसा भी है। 12 नंबर स्टॉल के ही रावल हाँ खरीदी नहीं चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।